यदि आपका बच्चा बोलने, चलने या पढ़ने में कर रहा है परेशान, तो घबराइए नहीं, अब उसका भी है समाधान। जी हाँ, अपने 6 साल तक के बच्चों को निकट के अर्ली इंटरवेंशन सेंटर अर्थात शीघ्र हस्तक्षेप केंद्र पर लाएं और इस समस्या का समाधान पाएं। हम अक्सर कहते हैं कि बच्चे देश का भविष्य हैं, जो बात बिल्कुल सही है। तभी तो हम हमेशा से बच्चों के लालन पालन से लेकर उनके पोषण की, उनकी शिक्षा का बहुत ख्याल रखते हैं और रखना भी चाहिए। नमस्कार, मेरा नाम है शालिनी, आप मुझे सुन रहे हैं 91.2 NIVH हेलो दून पर। आज हम बात करेंगे क्रॉस डिसेबिलिटी अर्ली इंटरवेंशन सेंटर की, यानी शीघ्र हस्तक्षेप केंद्र की, जिसकी ज़रूरत तब होती है उन बच्चों को जिन्हें शुरुआत में मतलब जन्म से लेकर 6 से लेकर 7 वर्ष तक की किसी तरह की मानसिक, शारीरिक या न्यूरोलॉजिकली, साइकोलॉजिकली कोई दिक्कत हो रही होती है। इसी विषय में डिटेल में हमसे बात करेंगी मिस अनुराधा, जो कि हमारे NIPVD के EIC सेंटर में एज अ स्पेशल एजुकेटर कार्यरत हैं। आइए सुनते हैं। नमस्ते, मेरा नाम अनुराधा है और मैं EIC में एज अ स्पेशल एजुकेटर काम कर रही हूँ। और आज मैं आप सबको अप्रोचेस यूज्ड, जिस दृष्टिकोण से हम बच्चे के ऊपर काम करते हैं और जो सर्विसेज हम EIC में देते हैं बच्चों को, उसके बारे में आपको बताना चाहूँगी। सबसे पहले मैं दृष्टिकोण पे आऊँगी कि जो जो अप्रोचेस हम बच्चे के लिए यूज़ करते हैं, उसमें सबसे पहले हम बच्चे की केस हिस्ट्री लेते हैं, जिसका मतलब है कि बच्चा कहाँ से आया है। सबसे पहले उसका डेमोग्राफिक डेटा लेते हैं, उसके बाद हम उसका चीफ कंसर्न्स या फिर चीफ कंप्लेंट्स ली जाती हैं, जिससे पता चलता है कि बच्चा घर में कैसा व्यवहार कर रहा है या फिर घर में बच्चे के साथ क्या दिक्कतें आ रही हैं। उसके बाद हम लोग बच्चे की जो उसका फैमिली ट्री होता है, कि जैसे अगर उसको जीन्स में कुछ प्रॉब्लम थी या फिर उसकी मदर को प्रेगनेंसी के टाइम या फिर कंसेप्शन के टाइम कुछ दिक्कत थी, उसके बारे में उसकी केस हिस्ट्री लेते हैं। उसके बाद उसके बच्चे के डिसलाइक्स, लाइक्स, कि बच्चे को क्या पसंद है, क्या नहीं पसंद, किस चीज़ से वो ज़्यादा डरता है, अगर वो कोई टैबलेट्स या मेडिसिन लेता है तो उस चीज़ के बारे में हम सब केस हिस्ट्री में लिखते हैं। उसके बाद हम लोग ऑब्जर्वेशन पे आते हैं। ऑब्जर्वेशन में हम बच्चे को जो नॉर्मल क्लासरूम सेटिंग होती है उसी में ही देखते हैं कि बच्चा ज़्यादा क्या कर रहा है। अगर वो ज़्यादा बजाने वाले खिलौने देख रहा है या फिर साउंड सीख कर रहा है, तो उसका मतलब है बच्चे को कुछ ना कुछ सेंसरी इशू है, इसलिए वो साउंड सीख कर रहा है, साउंड टॉयज के साथ खेल रहा है। अगर वो कुछ ज़्यादा लाइट वाले खिलौनों से खेल रहा है या फिर अपने हाथ को बार बार देख रहा है या फिर कोई भी चीज़ अपने आंखों के पास लाकर देख रहा है, तो उसका मतलब है कि उसे विजुअल में सेंसरी प्रॉब्लम है। तो हम उसे अलग अलग थेरेपीज देंगे, लेकिन वो पता तभी चलेगा जब हम बच्चे को ऑब्जर्व करेंगे। उसके बाद हमारा आता है असेसमेंट। तो असेसमेंट के लिए हम एक फॉर्म रखते हैं जिसमें बच्चे का पहले डेमोग्राफिक डेटा लिया जाता है। उसके बाद हम बच्चे की चीफ कंसर्न्स पेरेंट्स से पूछते हैं कि आपका बच्चा घर में क्या क्या करता है। जैसे पेरेंट्स बताएंगे कि बच्चा एक जगह टिक कर नहीं बैठता, एक ही बात को बार बार रिपीट करता रहता है, अपना नाम नहीं सुनता, जब भी हम बुलाते हैं तो वो इग्नोर कर देता है। इस प्रकार के कुछ चीफ कंसर्न्स होते हैं या फिर चीफ कंप्लेंट्स होती हैं। इसमें ही कुछ बिहेवियरल इश्यूज भी आते हैं बच्चे के, जैसे थूक फेंकना, दूसरों को मारना, खुद को मारना, खुद को हानि पहुंचाना या फिर चीजें इधर उधर फेंक देना। तो इस प्रकार के कुछ चीफ कंप्लेंट्स हमें पेरेंट्स से सुनने को मिलती हैं। उसके बाद हमारा दोबारा एक ऑब्जर्वेशन होता है जिसमें हम वही सब चीजें देखते हैं कि बच्चा क्या कर रहा है। अगर बच्चा टिक कर बैठ रहा है, सबसे पहले हम देखते हैं कि बच्चा अपने नेम को रिस्पॉन्स कर रहा है। जो भी उसका नाम है, हम सबसे पहले उसे उस नाम से बुलाकर देखते हैं कि अगर वो उस नाम को अपना रिस्पॉन्ड कर रहा है या नहीं। उससे पता चलता है कि बच्चे का अटेंशन है या नहीं है, या फिर उसको अपना नाम का पता है कि उसका नाम ये है। उसके बाद हम आएंगे मोटर पे। मोटर में हम 2 चीजें देखते हैं बच्चे की, ग्रॉस मोटर और फाइन मोटर, जिससे पता चलता है फाइन मोटर में कि बच्चे की पिंसर ग्रास्प, जो छोटी से छोटी सूक्ष्म से सूक्ष्म चीज होती है, वो बच्चा पकड़ सकता है या नहीं पकड़ सकता है। और सबसे पहले वो अपना थंब और इंडेक्स फिंगर, जो हमारी पहली उंगली होती है, उसका इस्तेमाल ठीक तरह से कर सकता है या नहीं कर सकता। जिसमें हम पेरेंट्स से क्वेश्चन पूछते हैं कि आपका बच्चा खुद से खाना खाता है, क्या वो रोटी के टुकड़े खुद से कर पाता है, क्या वह पेंसिल पकड़ सकता है। उसके बाद आता है ग्रॉस मोटर। ग्रॉस मोटर में जिसमें पूछा जाता है कि बच्चा ठीक से चल सकता है, सीढ़ी चढ़ना उतरना खुद से कर सकता है या सहारे की ज़रूरत पड़ती है, खुद से वो कूद सकता है, साइकिलिंग कर सकता है या फिर भाग सकता है। अगर पेरेंट ने बोला कि उसको हल्के से झटके महसूस होते हैं भागते टाइम या फिर भागते भागते वह गिर जाता है, तो फिर हमें चेक करना पड़ता है कि उसमें कोई लोकोमोटर या फिर फिजिकल डिसेबिलिटी है या नहीं।
उसके बाद बच्चे का आता है एक्टिविटीज़ ऑफ डेली लिविंग। जो हमारा रोज़मर्रा का काम है वह बच्चा कर सकता है या नहीं कर सकता है उसके एज के अकॉर्डिंग, जैसे खुद से ब्रश करना, नहाना, टॉयलेट। सबसे पहले आता है कि 2.5 से 3 साल का बच्चा खुद से टॉयलेट बताने लग जाता है, या फिर कुछ बच्चे खुद से जाने भी लग जाते हैं टॉयलेट। उसके बाद हम पूछते हैं कि क्या यह टॉयलेट का अपना बता पाता है कि मुझे सूसू जाना है या पॉटी जाना है। तो अगर पेरेंट ने बोला कि नहीं अभी ये बताता नहीं है, सिर्फ रोता है, फिर हम इसे लेकर जाते हैं। तो उसका हमें अलग से प्लान करना पड़ता है जो उस बच्चे की सबसे नीड बेस्ड है, जो एज अप्रोप्रिएट प्रतिक्रिया है। अगर बच्चा नहीं कर पाता है तो उसके लिए हमें गोल प्लान बनाना पड़ता है। और एक्टिविटीज़ ऑफ डेली लिविंग में आता है जैसे नहाना, ब्रश करना, खुद से खाना खाना, खुद से ड्रेस अप होना, खुद से अपने कपड़े चूज़ करना, खुद से अपना बिस्तर लगाना या फिर अपने टॉयज़ को संभाल कर रखना। यह सब प्रतिक्रिया एक्टिविटीज़ ऑफ डेली लिविंग में आती हैं। उसके बाद आएगा आपका सेल्फ अवेयरनेस। सेल्फ अवेयरनेस एक टॉपिक हो गया जिसमें बच्चे से अपने बॉडी के बारे में पूछा जाता है। ज़्यादा छोटा बच्चा है तो हम पूछते हैं पेरेंट्स से कि क्या बच्चे को अपने शरीर के अंगों के बारे में पता है, कि उसकी आइज़ क्या है, उसकी नोज़ कहाँ है, उसके हेयर्स कहाँ हैं। अगर ज़्यादा बड़ा बच्चा है तो हम उससे उसके कार्य पूछेंगे कि आप आइज़ से क्या करते हैं, आप कानों से क्या करते हैं। अगर वह बच्चा बता पाता है तो उसके बाद हम पूछते हैं कि क्या बच्चा हर किसी के पास चला जाता है या फिर उसे स्ट्रेंजर एंग्जाइटी है, जिसका मतलब है कि जो भी बच्चा होता है, जो नॉर्मल बच्चा होगा वह अपने माता पिता या फिर अपने रिलेटिव्स के अलावा और किसी के पास नहीं जाएगा। लेकिन अगर बच्चा डिसेबल्ड है या फिर उसमें कोई बिहेवियरल इशू है तो वह अपनी मनपसंद चीज़ पाकर किसी के भी साथ चला जाएगा। उसके बाद सेल्फ अवेयरनेस में आएगा कि अगर बच्चे को कहीं चोट लगी है तो क्या वह आपके पास आकर बताएगा आपको। अगर उसे किसी ने कुछ कहा तो वह आपको आकर बताएगा। तो अब काफ़ी पेरेंट्स बोलते हैं कि नहीं ये हमें नहीं बताता है, सिर्फ रोता है। तो हमें पूछना है कि क्या वह अपनी चोट की तरफ इशारा करेगा कि हाँ उसे चोट कहाँ लगी है उसे पता चलेगा। तो पेरेंट्स काफ़ी जवाब देते हैं कि नहीं। इसका मतलब है कि बच्चे को अपनी बॉडी की सेल्फ अवेयरनेस नहीं है। अगर हम इसमें ये भी पूछ सकते हैं कि बच्चे को अगर चोट लगी तो वह रोएगा, तो काफ़ी पेरेंट्स बोलते हैं कि नहीं रोता। तो इसका मतलब है बच्चे में सेंसरी इशू है कि उसे चोट लगने का भी पता नहीं लग रहा है। तो आपको शीघ्र से शीघ्र EIC सेंटर्स जो आपके नियर बाय हों वहाँ पर आना अति आवश्यक है। उसके बाद आता है नेक्स्ट लैंग्वेज एंड कम्युनिकेशन, जिसमें हम पेरेंट्स से पूछते हैं कि क्या आपका बच्चा, अगर आप उसे कमांड देते हैं कि टेबल पे रखी चीज़ लाकर दे दो, तो क्या वह समझेगा, वो कॉम्प्रिहेंड कर पाएगा, आपकी बात को समझ पाएगा कि आपने क्या उसे कमांड दी है। उसके बाद एक्सप्रेसिव में आएगा, ये रिसेप्टिव था। इसके बाद एक्सप्रेसिव में आएगा कि उसकी प्रतिक्रिया क्या हुई, वो आपको लाकर देगा या नहीं देगा। उसके बाद एक्सप्रेसिव में और आ गया कि वो अपनी जो ज़रूरत की चीज़ें हैं वो आपको कैसे बताएगा। जैसे अगर उसे भूख लगी है तो वो आपको कैसे बताएगा। सिर्फ अगर उसकी स्पीच नहीं डेवलप हुई तो वो एक शब्द का प्रयोग करेगा या फिर आवाज़ निकालेगा या फिर आपका हाथ खींचकर पकड़कर लेकर जाएगा खाने की तरफ। तो यह सब चीज़ें हम लैंग्वेज एंड कम्युनिकेशन में लिखते हैं। उसके बाद आता है कॉग्निशन, जिसमें काफ़ी पार्ट्स हैं, जिसमें रीडिंग, राइटिंग, नंबर, अर्थमेटिक, टाइम्स और मनी है। तो मैं आपको बताऊंगी कि इसमें बच्चे से पूछा जाता है कि क्या बच्चे को अपनी आसपास की चीज़ों के बारे में पता है। जैसे जो घर में इस्तेमाल की जाने वाली चीज़ें हैं, जैसे हमारा टीवी हो गया, फ्रिज हो गया, बर्तन हो गए, कटोरी, ग्लास, इन सब चीज़ों के बारे में पता है या फिर इनके नाम पता है। तो पेरेंट्स बोलेंगे, उसका जवाब देंगे कि कुछ कुछ चीज़ें बता पाता है। काफ़ी जगह पेरेंट्स का भी होता है प्रॉब्लम कि पेरेंट्स बोलने से पहले, बच्चे के मांगने से पहले ही उसे सब चीज़ें लाकर दे देते हैं, जिससे भी उसका स्पीच डेवलप नहीं होता, जिससे भी उसमें ज़िद्दीपन आता है कि उसे जो चीज़ बोलने का मौका ही नहीं मिला। तो उसको अब हम सिखाएंगे तो उसमें काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती हैं कि बच्चा अपनी जिद दिखाने लग जाता है। उसके बाद राइटिंग में आएगा कि बच्चे की राइटिंग पार्ट कैसी है, बच्चा पेंसिल पकड़ पाता है या फिर क्रेयॉन्स पकड़ पाता है। तो उसमें बच्चे का फर्स्ट स्टेप होता है कि वो स्क्रिबलिंग करता है। स्क्रिबलिंग मतलब बच्चे घसीटे मारते हैं या फिर कुछ भी लिख देते हैं, कुछ भी लाइंस ड्रॉ कर देते हैं। तो उसका मतलब है कि वो बच्चे का प्री राइटिंग स्किल्स है। उसके बाद हम आते हैं लाइन ट्रेसिंग पे, उसके बाद डॉट जॉइनिंग पे, और उसके बाद बच्चा एक अक्षर या अल्फ़ाबेट लिखना सीखता है।
उसके बाद आता है टाइम। तो अभी जैसे EIC 0 to 6 ईयर्स के बच्चों को ही कैटर कर रहा है, तो इसमें टाइम से हम एसोसिएट करते हैं कि क्या बच्चे को एसोसिएशन है कि वो यह दिन हो रहा है या फिर रात हो रही है, या फिर इसने क्लॉक देखी है तो इसे पता है कि इसमें टाइम देखते हैं, या फिर सिर्फ क्लॉक को ही रिकॉग्नाइज करता है कि हाँ ये गोल सी चीज़ है, इसमें कुछ टाइम का पता लगता है। तो इन सब चीज़ों के बारे में हम टाइम में पूछते हैं। और मनी में आता है कि क्या यह पैसे पहचानता है कि इससे हम कुछ चीज़ खरीद सकते हैं। यह सब चीज़ें हम कॉग्निशन में पूछते हैं बच्चे से। उसके बाद आता है सोशलाइजेशन, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। सोशलाइजेशन में बच्चे का पीयर इंट्रैक्शन कैसा है, बच्चा अपने साथियों के साथ कैसे खेलता है, जो उसके एज के एप्रोप्रिएट है खेल, वो कैसे खेलता है, अपने आसपास के बच्चे नेबरहुड में जो है उसके एज के अकॉर्डिंग वो बच्चों के साथ घुल मिलता है, या फिर वह अपने फैमिली मेम्बर्स के अलावा रिलेटिव्स के पास जाता है, उन्हें पहचानता है, उसे पता है कि ये चाचा है या फिर ये ताऊ है, कौन है ये। उसके बाद है मोबिलिटी नेबरहुड, क्या बच्चा अपने आस पड़ोस में जाने के बाद वापस घर आएगा। यह सब चीज़ें हम सोशलाइजेशन में पूछते हैं, जिससे पता चलता है कि बच्चा कितना सोशलाइज हो रहा है या फिर आसपास में उसके आने की और जाने की प्रतिक्रिया क्या है, जिससे पता चलता है अगर बच्चा नहीं जा रहा है तो यह ऑटिज्म के सिम्टम्स हैं। जैसे ऑटिज्म, आप लोगों को पता होगा कि ऑटिज्म में 3 चीज़ें मेन होती हैं, जो कि है रिस्ट्रिक्टेड बिहेवियर या फिर रेपिटेटिव बिहेवियर या फिर कम्युनिकेशन गैप। रिस्ट्रिक्टिव बिहेवियर में भी सोशलाइजेशन आ सकता है कि बच्चा अपने आप अलूफनेस में, अकेलेपन में रह रहा है। उसके बाद हम रेकमेंड करते हैं बच्चे को और दूसरे डिपार्टमेंट्स में जाने के लिए, जहाँ पर उसका और डिटेल्ड असेसमेंट होता है, जैसे स्पीच में, ऑक्यूपेशनल थेरेपी में, साइकोलॉजी में और फिजियोथेरेपी में। इसके बाद मैं आपको बताना चाहूँगी कि क्या क्या सर्विसेज स्पेशल एजुकेशन में दी जाती हैं। यह असेसमेंट फॉर्म पूरा करने के बाद बच्चे का गोल प्लान किया जाता है, जैसे जो बच्चे का सबसे नीड बेस्ड, जो चीज़ उसे सबसे ज़्यादा ज़रूरत है जिस चीज़ की फ़िलहाल, जैसे मैंने आपको बताया था 2.5 से 3 साल का बच्चा अपना टॉयलेट बताने लग जाता है कि उसे सुसु आया है। उसके बाद 3 साल का होते होते वह खुद से खाने लग जाता है। यह सब चीज़ें बच्चा कर पाता है। अगर वह नहीं कर पा रहा है तो उसकी सबसे ज़्यादा जो ज़रूरत की चीज़ है, हम सबसे पहले उसे लेकर उसका गोल प्लान बनाते हैं, जो कि हमारा होता है 3 मंथ्स का। 2 टाइप्स के गोल होते हैं, एक शॉर्ट टर्म गोल होता है, एक लॉन्ग टर्म गोल होता है। जो शॉर्ट टर्म गोल होता है वह 3 मंथ्स का होता है और जो लॉन्ग टर्म गोल होता है वह 6 मंथ्स का होता है। अगर बच्चा 1 महीने में ही अपना गोल प्लान पूरा कर लेता है तो हम गोल प्लान को चेंज कर सकते हैं, लेकिन यदि बच्चा 3 मंथ्स में भी अपना गोल प्लान नहीं कंप्लीट कर पाता तो गोल वही रहता है, बस स्ट्रैटेजी चेंज होती है कि बच्चे को दूसरी तरह से हम कराने की कोशिश करते हैं। और जो सबसे ज़्यादा अति आवश्यक चीज़ है कि बच्चे को कभी हम सेम एक्टिविटी नहीं करवाना चाहते, भले ही हमारा गोल सेम हो कि कलर सॉर्ट करना है, लेकिन वह अलग अलग चीज़ों से करवाएंगे। जैसे पहले दिन हमने बीड से करवा दिया, या फिर पहले हफ्ते हमने बीड से करवा दिया, दूसरे दिन या दूसरे हफ्ते हमने ब्लॉक से करवा दिया, या फिर अगली बार हमने उसको पेपर कटिंग या फिर पेपर पेस्टिंग से करवा दिया। उसके बाद हमारा होता है इम्प्लीमेंटेशन, की जो गोल है हमारा उसको हम कैसे करवाएंगे, उसको कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे। तो उसकी काफ़ी सारी प्रतिक्रिया होती हैं, जिसमें हमारा बिहेवियरल इश्यूज भी आते हैं, तो बिहेवियरल मॉडिफिकेशन भी हम लोग उसमें करते हैं। जैसे अगर बच्चा टिक कर काम नहीं कर पा रहा है तो उसका चेंज इन एनवायरनमेंट करेंगे हम, या फिर बच्चा इधर उधर ज़्यादा देख रहा है या फिर रीइंफोर्सर्स की ज़रूरत है तो बच्चे को हम पहले बोलते हैं कि आप यह काम फिनिश करेंगे, तो उसके बाद ही आपको रीइंफोर्समेंट दिया जाएगा। जो उसका सबसे मनपसंदीदा चीज़ होती है उसे हम एज अ रीइंफोर्समेंट यूज़ कर सकते हैं। उससे बच्चे का टर्न टेकिंग और वेटिंग फॉर देयर टर्न्स भी इंक्रीज होता है। अब हम आते हैं सर्विसेज गिवन में, जिसमें हम EIC में 2 सर्विसेज दी जाती हैं, जो कि है ग्रुप और IEP, जिसका मतलब है इंडिविजुअलाइज एजुकेशनल प्लान, जो मैंने आपको पहले बताया, जिसमें हम असेसमेंट करते हैं, उसके बाद गोल प्लानिंग करते हैं, ऑब्जर्वेशन करते हैं और इम्प्लीमेंटेशन करते हैं। उसके बाद आता है ग्रुप में हम बच्चे को जो एज अप्रोप्रिएट उसके प्ले होते हैं, जैसे कि बच्चा आपस में घुलता मिलता है, बच्चा आपस में ग्रीटिंग स्किल्स सीखता है, एज अप्रोप्रिएट प्लेज होते हैं, जैसे प्रिटेंड एंड प्ले हो गया, कैच एंड थ्रो हो गया, उसके बाद क्रिकेट हो गया नॉर्मल विदाउट रूल्स, उसके बाद ड्राइंग, पेपर पेस्टिंग, पेपर कटिंग, यह सब चीज़ें हम ग्रुप में सिखाते हैं, जिसमें एक्शन राइम्स भी बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले करती है, जिससे काफ़ी बच्चे नए वर्ड्स, एक्शंस, राइम्स सब चीज़ें सीखते हैं।
मैम, जितनी जानकारी आपने हमें दी, ये पहले भी जो EIC के एक्सपर्ट्स हैं, थेरेपिस्ट हैं, वो हमें बता चुके हैं कि EIC का इंटरवेंशन 1 से 6 साल के बच्चों तक ही होता है। और फिर उसके बाद आता है कि आप मतलब बच्चे का असेसमेंट करते हैं, फिर डिसाइड करते हैं कि उसको किस तरीके की एजुकेशन देनी है या किस तरीके की थेरेपी देनी है। तो कितना सुधार देखते हैं? जैसे कि पहले तो मैं सबसे पहले ये जानना चाहूँगी कि किस तरह के बच्चे ज़्यादा आते हैं, मतलब माइल्ड सिम्टम वाले आते हैं, मॉडरेट आते हैं, या रिस्की बच्चे, मतलब कैसे ज़्यादा नंबर्स में बच्चे आ रहे हैं आपके पास? ऑटिस्टिक बच्चे बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, क्योंकि बच्चे जैसे ही पैदा होते हैं तो माँ बाप का क्या होता है कि उन्हें पहले ही हम फ़ोन दे देते हैं कि बच्चे को एक्सप्लोर करने का मौका ही नहीं मिलता कि उसकी सराउंडिंग्स में क्या चीज़ें हैं क्या नहीं है। सबसे पहले जैसे बच्चे का होता है सेंसरी मोटर स्टेज होता है बच्चे का, जो सबसे पहले डेवलप होता है, जो कि अति आवश्यक है, जिसमें बच्चा हर चीज़ को छू कर देखता है, हर चीज़ मुंह में डालकर देखता है कि वो कैसा है, कैसा उसका शेप है, कैसा उसका टेस्ट है, जिससे उसकी सारी सेंसेस ओपन अप हो जाती हैं। लेकिन वो चीज़ करने का मौका बच्चे को मिलता ही नहीं है, पहले ही उसे फ़ोन मिल जाता है तो उसका जो अटेंशन है वो सीधा फ़ोन में चला जाता है, जिससे वह बच्चा आई कॉन्टैक्ट तक नहीं देता है। अगर हम उसे बुला रहे हैं उसके नाम से, वो अपना नाम नहीं रिकॉग्नाइज कर पाता है, अटेंशन नहीं दे पाता, कुछ चीज़ करवाते हैं तो एक ही चीज़ पर रिस्ट्रिक्ट हो जाता है। सबसे मेन प्रॉब्लम होती है कि उनका रिस्ट्रिक्ट हो जाता है बिहेवियर, और अगर वो राइम्स वगैरह अगर फ़ोन में कुछ देख रहे हैं तो उनका वही रेपिटेटिव बिहेवियर आ जाता है कि जो सेम चीज़ वो देख रहे हैं वही बार बार रिपीट करना हो जाता है। उसके बाद जो तीसरी चीज़ है जो कि ऑटिस्टिक बच्चों में है कि कम्युनिकेशन गैप, की वो एक जगह ही टिक कर बैठे हैं तो उन्हें पता नहीं है कि उन्हें कौन बुला रहा है, कौन नहीं बुला रहा है, कौन उनसे सोशलाइज हो रहा है, कौन नहीं हो रहा है, एक जगह पर ही वो बैठे रह जाते हैं। मैम, जितनी चीज़ें, जितनी जानकारी आपने हमें दी, उससे ये लग रहा है कि मतलब बहुत सारे ऐसे प्रॉब्लम्स हैं बच्चों में जो सिर्फ ऐसा नहीं है कि उनके मेडिकल इश्यूज़ की वजह से हैं, बहुत सारे ट्रीटमेंट इश्यूज़ भी हैं, क्योंकि इंडिविजुअल फैमिलीज़ हो रही हैं आजकल सोसाइटी में, तो बच्चे सोशल नहीं हो पा रहे हैं। तो वो चीज़ें जो अपने आप वो सीख जाते थे दादा नानी के साथ या आस पड़ोस में बच्चों के साथ रहकर, वो चीज़ें भी हमें उन्हें सिखानी पड़ रही है इंडिविजुअल। जैसे पहले हम बच्चों को सिर्फ पढ़ना लिखना सिखाते थे कि ABCD है, क ख ग घ है, या कुछ भी है। अभी क्या है, बच्चों को चीज़ें सिखानी पड़ रही हैं हमें कि अच्छा बेटा पलक झपकाते हैं, या जब हम बात करते हैं किसी से तो ऐसे बात करते हैं, मतलब हर चीज़ सिखानी पड़ रही है, क्योंकि हम बच्चे को सोशल होने का मौका ही नहीं दे रहे हैं, उन्हें इलेक्ट्रॉनिक चीज़ों की लत लगा दे रहे हैं एक तरीके से, तो वो उसी में ही मतलब अपने में ही खोए रहने की प्रॉब्लम आ रही। तो जिसकी वजह से भी अगर ऐसे भी इश्यूज़ हैं बच्चे के अंदर, तब भी उन बच्चों को EIC ले आए तो उन्हें हेल्प मिलेगी। जी, ऐसा बच्चा दिख रहा है जिसमें ऐसे माइल्ड सिम्टम्स भी हैं, अगर आप उसे शीघ्र से शीघ्र यहाँ पर लेकर आते हैं तो वह बच्चे के लिए बहुत बेनिफिट है, क्योंकि अगर हम जितनी जल्दी हो सके बच्चे को थेरेपीज देना, क्योंकि मेडिकल इंटरवेंशन कोई सॉल्यूशन नहीं है, क्योंकि बच्चा ज़िंदगी भर तो दवाइयों पे नहीं रह सकता। थेरेपीज काफ़ी हद तक लाभदायक होती हैं बच्चों के लिए, क्योंकि उसमें बच्चे को हर चीज़ हम सिखा रहे हैं। जैसे आपने बताया कि पहले बच्चे को ये सब चीज़ें सिखाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती थी, लेकिन आजकल एकल परिवार हो चुके हैं, तो इसके लिए हमें बच्चे को हर चीज़ सिखानी है कि आजकल बच्चे को हम बाय करना सिखा रहे हैं, जो कि एक नॉर्मल एक सोशल बिहेवियर है, सोशल नॉर्म है। वहाँ पे बच्चे को गुड मॉर्निंग करना, गुड इवनिंग करना, सब चीज़ें सिखा रहे हैं। बाय करना, हेलो करना, हाई फाइव करना, यह सब चीज़ें हम सिखा रहे हैं कि बच्चा आई कांटेक्ट दे दे, अटेंशन दे दे, उसके नाम को बार बार रिपीट करना, बार बार लिखवाना। सबसे पहले तो उन्हें प्री राइटिंग स्किल्स पे लेकर आते हैं कि वो ट्रेसिंग कर कर ही अल्फ़ाबेट फॉर्मेशन, लेकिन उसमें भी काफ़ी समय जाता है जो कि बच्चे छोटे हैं उनमें। लेकिन अगर बच्चा बड़ा हो गया है तो उसमें आप सोच नहीं सकते कि कितना टाइम जा सकता है कि वह अपनी एक अल्फ़ाबेट या फिर एक लाइन ड्रॉ करने में उसे कितना टाइम लगेगा, क्योंकि जैसे जैसे हम बड़े होते रहते हैं तो ब्रेन प्रोसेसिंग हमारा और स्लो होता जाता है। जो चीज़ें हमें बचपन में भी कही जाती थी कि अभी हम लोग सीख लेंगे तो वह हमारी आगे तक काम आती रहेंगी, तो वह बात हम सच मान के चलते हैं कि अगर बच्चे का मस्तिष्क का जो डेवलपमेंट है तो वह ज़्यादातर देखा गया है कि 0 to 14-15 ईयर्स की एज तक ही डेवलप होने का पीरियड होता है, और यंग एज में तो ज़्यादा डेवलपमेंट देखी जा सकती है। तो इसलिए हमें बच्चे को शीघ्र से शीघ्र उसका थेरेपी सेशंस चालू करवाने चाहिए। और कोशिश करनी चाहिए पेरेंट्स को भी कि बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा सोशल हो और बच्चों के साथ भी खेले या दादी नानी सबके साथ रहें, घुल मिल के रहें, तो क्या होगी कि ये सब प्रॉब्लम्स कम आएंगी। और अगर फिर भी आ रही हैं तो आप EIC के लिए आ सकते हैं कि आपने बच्चे को किससे पहले कि बहुत देरी हो जाए, क्योंकि ये एक उम्र होती है जब बच्चे बहुत कुछ सीखते हैं, मतलब सीखने की उम्र होती है एक तरीके से। सिर्फ स्पेशल एजुकेशन, अभी तो स्पेशल एजुकेशन एड ऑन कर दिया गया है, वरना इसी एज में बच्चे अल्फ़ाबेटिकल चीज़ें
सीखते हैं, या और भी चीज़ें होती हैं कि कैसे बोलना है, अच्छा ये करना है, हर चीज़ वो खुद कॉपी करते हैं। बट कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो बहुत ज़्यादा अपने में हो जाते हैं, तो वो सीखना ही छोड़ देते हैं एक तरीके से। तो उन बच्चों को EIC लेके आना चाहिए, जिससे कि वो उनकी चीज़ें जो हैं, उनका जो डेवलपमेंट है वो प्रॉपर तरीके से हो। अच्छा मैम, जितनी भी डिसेबिलिटीज़ हैं, जितने भी बच्चे आपके पास आते हैं, तो इन सब चीज़ों में क्या आपको देखने को मिलता है, दवाइयाँ ज़्यादा कारगर हैं या थेरेपीज ज़्यादा कारगर हैं? और बच्चों के साथ क्या स्पेशल एजुकेशन उन पर कितना इम्पैक्ट डाल पाता है डेवलपमेंट में? जैसा कि देखा गया है कि थेरेपीज ही ज़्यादा लाभदायक हैं, क्योंकि आप लोगों को पता ही होगा कि जो मेडिकल ट्रीटमेंट होता है उसकी जो दवाइयाँ होती हैं वह काफ़ी ज़्यादा हैवी डोजेस दी जाती हैं बच्चे को। जैसे अगर बच्चे में हाइपर एक्टिविटी है, अगर उसकी वो मेडिसिन ले रहा है तो वह मेडिसिन ही बहुत ज़्यादा mg की होती है, जिससे वो बच्चा हमेशा ड्राउजीनेस या फिर डिजीनेस में रहेगा, वह और कोई एक्टिविटी सीख ही नहीं पाएगा। हाँ, वो एक जगह पर टिक कर ज़रूर बैठ जाएगा, लेकिन उसमें उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। अगर हम थेरेपीज करवाएंगे, जैसे अगर आपको हाइपर एक्टिविटी बच्चे की कम करनी है, तो आप सबसे पहले बच्चे को कोई भी स्विंग करवा सकते हैं, उसे आप किसी भी बीन बैग पे बिठाकर सिटअप्स करवा सकते हैं, या फिर कोई हैवी ब्लैंकेट में उसे रोल कर 20 तक काउंट कर सकते हैं। उसके बाद आप कोई एक्टिविटी स्टार्ट करवाइए, तो वह बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा बच्चे के लिए, क्योंकि उसका ऑलरेडी जो हाइपर एक्टिवनेस है उसकी वह कम हो जाएगी। उसके बाद और भी बहुत सारे उसके ऑल्टरनेटिव मेथड्स हैं, ज़रूरी नहीं कि दवाइयों से ही ठीक होगा। उसके ऑल्टरनेटिव मेथड्स हैं जो कि है थेरेपीज, उसमें आप आएंगे तो हर एक थेरेपी का अलग बेनिफिट है। उसके बाद हम बच्चे का, जो कि आजकल बच्चे आ रहे हैं जो माइल्ड सिम्टम्स हैं, आजकल इतने सीवियर और प्रोफाउंड नहीं देखे जाते, लेकिन माइल्ड सिम्टम्स भी अगर आपने थेरेपीज नहीं ली तो वह मॉडरेट बनने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा बच्चे में। आप ये मत देखिए कि अगर आप 1 महीना थेरेपी ले लेंगे उसके बाद 2 महीने नहीं आएंगे तो आपका चल जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर आप थेरेपी कंटिन्यू लेंगे और घर पर भी करवानी है, यह नहीं कि सिर्फ आप EIC आ गए और थेरेपीज करवा ली तो वह काफ़ी है, ऐसा नहीं है। अगर आप बच्चे के साथ पूरे दिन काम करेंगे, ये नहीं कि बच्चे को सिर्फ पेपर और पेन पकड़ाकर ही एक्टिविटी होती है, जो घर के काम होते हैं उसमें भी आप सारी EIC की एक्टिविटीज़, जैसे हम यहाँ पर बच्चे के हाइपर एक्टिविटी कम करने के लिए उसे हैवी वेट पकड़वाते हैं, वह एक्टिविटी अगर आपको घर पे करवानी है, वहाँ पर आपके पास नहीं है हैवी बॉल्स, तो आप एक 2 लीटर की बॉटल या फिर कुछ भी हैवी चीज़, कोई भी आपने उसे सब्जी का थैला पकड़वा दिया या फिर कुछ भी हैवी चीज़ पकड़वा दी, उसमें भी आप जो रोज़मर्रा के काम है उसमें आप थेरेपीज़ को इंक्लूड कर सकते हो। लेकिन यह सब चीज़ें आप एक बार EIC या फिर आप किसी थेरेपिस्ट से मिलेंगे, वही आपको समझा सकता है अच्छी तरह से कि आप क्या ऑल्टरनेटिव मेथड्स ले सकते हैं, मेडिसिन या फिर थेरेपीज जो EIC में हो रही हैं वह घर में करवाने के लिए। तो इसमें आपको एक थेरेपिस्ट की मदद ज़रूर चाहिए होगी। थैंक यू मैम, आपने बहुत सारी जानकारी दी। आगे की जानकारी के लिए हम फिर मिलते रहेंगे। सुनते रहिए 91.2 NIV चलो तू। यदि आपका बच्चा बोलने, चलने या पढ़ने में कर रहा है परेशान, तो घबराइए नहीं, अब उसका भी है समाधान। जी हाँ, अपने 6 साल तक के बच्चों को निकट के अर्ली इंटरवेंशन सेंटर अर्थात शीघ्र हस्तक्षेप केंद्र पर लाएं और इस समस्या का समाधान पाएं।